वेलकम स्टूडेंट्स। नमस्कार, आपका स्वागत है आज की क्लास में। हम आज एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के 2022 का जो पेपर सेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन है आज का। ऑन टचिंग ए हॉट लिक्विड वी फील हॉट, दिस प्रोसेस बाय विच पेन सिग्नल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरिफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द ब्रेन इज कॉल्ड। जब हम किसी हॉट लिक्विड को टच करते हैं और हॉट फील करते हैं तो ये पेन ट्रांसफ़र होता है पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड को, है ना, टू द ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है परसेप्शन, सेकंड ऑप्शन है मॉड्यूलेशन, ऑप्शन 3 है ट्रांसडक्शन, ऑप्शन 4 है ट्रांसमिशन। तो बताइए, जब किसी सिग्नल को पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और ब्रेन के तक पहुंचाते हैं, है ना, पेरिफेरी मतलब हाथ पैर से जब कोई सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? परसेप्शन, मॉड्यूलेशन, ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसमिशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेंगू इन द मंथ ऑफ अगस्त और लाइकली टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड। अगस्त के महीने में डेंगू के बढ़ते मामलों या निकट भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना को कहते हैं। ठीक है, अगस्त के महीने में या उसके बाद डेंगू के जो इंसिडेंस है बढ़ने को कहते हैं। फर्स्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सेकंड ऑप्शन है एक्यूट इन्फेक्शन, थर्ड ऑप्शन है क्रोनिक इन्फेक्शन, फोर्थ ऑप्शन है इमरजेंट इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब अस्पताल से मिलने वाला संक्रमण है। एक्यूट इन्फेक्शन मतलब तुरंत होने वाला इन्फेक्शन है। क्रोनिक इन्फेक्शन मीन्स पुराना इन्फेक्शन। इमर्जिंग इन्फेक्शन मीन्स उभरते संक्रमण। तो बताइए, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेंगू इन द मंथ ऑफ अगस्त और लाइकली टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इमर्जिंग इन्फेक्शन। कौन सा होता है इन्फेक्शन? इमर्जिंग इन्फेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए ऑर्डर प्रोसेस इन द सेल दैट प्रोग्रेस फ्रॉम ए स्टेट ऑफ इमेच्योरिटी टू स्टेट ऑफ मैच्योरिटी इज कॉल्ड। पक्व मतलब इमेच्योर सेल से एक मैच्योर सेल बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है सेल प्रोलिफरेशन, सेकंड ऑप्शन है सेल डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑप्शन है सेल मेटाबॉलिज्म और फोर्थ ऑप्शन है सेल फंक्शन। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? इमेच्योर से मैच्योर बनने को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन कहा जाएगा इसका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए मैन सफर्ड मच इंजरीज फ्रॉम ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, द प्रोसेस दैट इज इम्पोर्टेंट in minimizing his blood loss when various injured body structure is called। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति को काफ़ी चोटें आईं। विभिन्न घायल शरीर संरचना में उसके रक्त की हानि कम करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए, एक मैन है, एक आदमी है जो, है ना, सड़क रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए के में इंजर्ड हुआ है और उसके बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, तो उसकी जो ब्लड लॉस को है उसको मिनिमाइज़ करना है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है होम्योस्टेसिस, ऑप्शन 2 है हीमोस्टेसिस, ऑप्शन 3 है हीमोलाइसिस और ऑप्शन 4 है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस बताइए क्या बोलेंगे? जब किसी पर्सन को
आरटीए होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरी हुई है और उसके बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप की इंजरी हुई हैं, उसके ब्लड लॉस को रोकने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस, हीमोलाइसिस या एरिथ्रोपोइसिस? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होता है हीमोस्टेसिस। क्या बोलेंगे? ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन इन द बॉडी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू शरीर में ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन करता है? ऑप्शन 1 है ब्लड, ऑप्शन 2 है बोन, ऑप्शन 3 है कार्टिलेज और ऑप्शन 4 है एडिपोज टिश्यू। बताइए, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, सामान को लेके जाता है, न्यूट्रिशन को लेके जाता है, रेगुलेशन करता है, मतलब नियंत्रण करता है और सुरक्षा करता है। तो ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? ऑप्शन 1 है ब्लड, ऑप्शन 2 है बोन, ऑप्शन 3 है कार्टिलेज और ऑप्शन 4 है एडिपोज टिश्यू, वसा ऊतक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? एक कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? वो है ब्लड। कौन सा होगा? ब्लड होगा। ठीक है। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिशन को लेके जाता है और CO2 और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, रेगुलेशन करता है बीपी का, है ना, सब चीज़ों का, और प्रोटेक्शन भी करता है, उसमें WBCs होती है, इन्फेक्शन से कंट्रोल करता है। तो कौन सा होगा कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड भी। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंडोक्राइन हार्मोन्स दैट डायरेक्टली इफेक्ट erythrocyte production includes all except। एंडोक्राइन हार्मोन है जो कि इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है डायरेक्टली, एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है थायरोक्सिन, ऑप्शन 2 है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन 3 है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन 4 है ग्रोथ हार्मोन। तो बताइए, ऐसा कौन सा एंडोक्राइन हार्मोन्स है जो कि इरिथ्रोसाइट मतलब RBC के प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन RBC के प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑफ किडनी? निम्न में से कौन सा किडनी के मेडुला में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन 1 है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन 2 है बुमेंस कैप्सूल, ऑप्शन 3 है लूप ऑफ हेनले और ऑप्शन 4 है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो बताइए, किडनी के मेडुला में कौन सा पार्ट स्थित होता है, प्रेजेंट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। कौन सा? लूप ऑफ हेनले। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीनियल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब जो पीनियल ग्रंथि है, ग्लैंड है, वो किससे बनी होती है? ऑप्शन 1 है स्टेरॉयड सेंसिटिव सेल, ऑप्शन 2 है पिनियलोसाइट सेल, ऑप्शन 3 है फोटोसेंसिटिव सेल, ऑप्शन 4 है स्टेरॉयड रेसिस्टिव सेल। बताइए, पीनियल ग्लैंड किससे बनी होती है? तो पीनियल ग्लैंड जो बनी होती है वह बनी होती है पिनेलोसाइट सेल से। किससे? पिनेलोसाइट सेल। ऑप्शन नंबर 2 इस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? ऑप्शन 1 है ग्लियल सेल्स, ऑप्शन 2 है सिनेप्स,
ऑप्शन 3 है न्यूरोट्रांसमीटर और ऑप्शन 4 है नोट्स ऑफ रेनवियर। बताइए, दो न्यूरॉन्स के बीच में फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है? ग्लियल सेल, सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर या फिर नोट्स ऑफ रेनवियर? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दो न्यूरॉन्स होती हैं तो आपस में कहाँ जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं सिनेप्स से। क्या राइट आंसर कौन सा होगा? सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड enters the systemic arterial circulation synosis, in which of the following disorder result in cyanosis from deoxygenated blood? जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है तो साइनोसिस की कंडीशन बनती है। तो इस प्रक्रिया को, इस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आर्टिक स्टोनोसिस, ऑप्शन 2 है कोरेक्शन ऑफ आर्टा, ऑप्शन 3 है पेटेंट डक्टस आर्टोसिस, ऑप्शन 4 है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। बताइए, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और साइनोसिस की कंडीशन पैदा करता है, साइनोसिस मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है, तो इस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा क्या? टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2-year-old boy is admitted in the pediatric medicine ward with fever and diagnosed a UTI, urinary tract infection. Which of the following organism is the most common cause of UTI in children? ठीक है, एक 2 साल का बच्चा मेल पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है, उसको फीवर और यूटीआई डायग्नोस हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूटीआई कराता है बच्चों में? ऑप्शन 1 है स्यूडोमोनास, ऑप्शन 2 है इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन 3 है स्ट्रेप्टोकोकस और ऑप्शन 4 है स्टेफाइलोकोकस। तो बताइए, ऑप्शन नंबर 2 इकोलाई, कौन सा? एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। एस्चेरिचिया कोलाई के कारण बच्चों में यूटीआई इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल टर्म न्यूबॉर्न डिड नॉट पास मेकोनियम इन द फर्स्ट 24 आवर्स, इन विच डिसीज कंडीशन विल दिस अकर? बताइए, एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसने जन्म के 24 घंटे के अंदर मेकोनियम पास नहीं किया है, तो एक कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है? तो बताइए, एक बच्चा है न्यूबॉर्न, उसने 24 आवर्स तक मेकोनियम पास नहीं किया है, तो कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है ना? इंटरसेप्शन, सिलियक डिसीज, रिस्पक डिसीज, अब्डोमिनल बॉल डिफेक्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो सकता है कौन सा? स्प्रंग डिसीज। स्प्रंग डिसीज, स्प्रंग डिसीज में क्या होता है, जो उसकी इंटेस्टाइन होती है ना, तो इंटेस्टाइन में न्यूरॉन्स एब्सेंट होते हैं, जिससे कि उनमें मूवमेंट नहीं होता है। इंटेस्टाइन में मूवमेंट नहीं होगा तो मेकोनियम पास नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while performing physical examination of the newborn testis could not be palpated in the scrotum. The failure of the testis to descend normally through the inguinal canal is called as। एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसके जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में पालपेट नहीं हुए हैं, फील नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन 1 है कॉर्डी, ऑप्शन 2 है एपिस्पीडियासिस, ऑप्शन 3 है हाइपोस्पीडियासिस और ऑप्शन 4 है क्रिप्टोर्किडिज्म। तो बताइए, जब टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होते हैं, तो टेस्टिस हैं स्क्रोटम में नहीं आते हैं नीचे, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या? क्रिप्टोर्किडिज्म, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोर्किडिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड टू बी फॉलोड while एडमिनिस्ट्रिंग टू लाइव वैक्सीन एट एनी गिवन टाइम इज। किसी भी समय दो जीवित टीके मतलब लाइव वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते समय अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? ऑप्शन 1 है मिक्स बोथ एंड गिव एज वन शॉट, दोनों को आपस में मिला के एक बार में दे देना। ऑप्शन 2 है एडमिनिस्टर बोथ सिमुलटेनियसली एट डिफरेंट साइट, दोनों को अलग अलग साइट पर एक साथ दे देना। ऑप्शन 3 है एडमिनिस्टर बोथ एट वन डे इंटरवल, दोनों को एक दिन के अंतराल मतलब एक दिन के बाद देना। ऑप्शन 4 है एडमिनिस्टर बोथ एट 3 डे इंटरवल, ठीक है, दोनों को 3 दिन के इंटरवल से देना। तो राइट आंसर कौन सा होगा? दो लाइव वैक्सीन को जब भी देना है किसी बच्चे को तो उसको क्या करना चाहिए? दोनों को एक साथ अलग अलग साइड पे देना चाहिए, है ना। अगर एक को राइट आर्म पे दिया है तो एक को लेफ्ट आर्म पे या थाई पे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्या होगा? दोनों को अलग अलग साइट पर एक साथ एडमिनिस्टर करें। एडमिनिस्टर बोथ सिमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोकोकल वैक्सीन इज ए। न्यूमोकोकल जो टीका है वैक्सीन है वह किस प्रकार की वैक्सीन है? ऑप्शन 1 है सब यूनिट वैक्सीन, ऑप्शन 2 है प्रोटीन वैक्सीन, ऑप्शन 3 है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन या ऑप्शन 4 है रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। बताइए पीसीवी मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? सब यूनिट वैक्सीन है, प्रोटीन वैक्सीन है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है या फिर रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है? तो ये है एक प्रकार की कॉन्जुगेट वैक्सीन है। कैसी? कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैपिड रिएक्शन ऑफ एनाफाइलेक्टिक टाइप इन ए पर्सन रिसीविंग एन इम्यूनोग्लोबिन। एक पर्सन है जो इम्यूनोग्लोबिन रिसीव कर रहा है, उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक में किस प्रकार का रिएक्शन होगा? ऑप्शन 1 है पेन, ऑप्शन 2 है स्ट्राइल एब्सेस, ऑप्शन 3 है राइगर, ऑप्शन 4 है क्राई। बताइए एक पर्सन को जब भी एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है तो किस प्रकार का रिएक्शन आता है? तो उसको रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइगर। जब भी किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक रिएक्शन होता है तो उसको सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट रिएक्शन राइगर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एनुअल डिवॉर्मिंग ऑफ एडोलसेंट इज डन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। एडोलसेंट्स एज ग्रुप के बच्चों को डिवॉर्मिंग करने के लिए साल में 2 बार कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन 1 है मेबेंडाजोल, ऑप्शन 2 है अल्बेंडाजोल 100 mg, ऑप्शन 3 है मेबेंडाजोल 400 mg या ऑप्शन 4 है अल्बेंडाजोल 400 mg। तो एडोलसेंट ग्रुप को डिवॉर्मिंग करने के लिए दिया जाता है कौन सी? अल्बेंडाजोल। कितना mg? 400 mg। अल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट दी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलसेंट्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्यूज टू मेंटेन ए मिनिमल नॉर्मल बॉडी वेट आर एक्सेप्ट। एडोलसेंट में खाने का विकार जिसमें शरीर को न्यूनतम सामान्य वजन को बनाए रखने के लिए खाने से इनकार करना है। ऑप्शन 1 है बुलिमिया नर्वोसा, ऑप्शन 2 है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन 3 है बिंजी ईटिंग, ऑप्शन 4 है पाइका। बताइए क्या पूछा है? एक्सेप्ट, ठीक है, क्या पूछा है? एक्सेप्ट। तो कौन सा होगा ऐसा डिसऑर्डर जिसमें वो अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 पाइका। कौन सा होगा? पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 25-year-old man use condom
विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डज ही फॉलो? एक 25 वर्षीय व्यक्ति कंडोम का उपयोग करता है, वह गर्भ निरोधक के रूप में किस तरीका का पालन करता है? ऑप्शन 1 है टर्मिनल मेथड, ऑप्शन 2 है बैरियर मेथड, ऑप्शन 3 है हार्मोनल मेथड, ऑप्शन 4 है केमिकल मेथड। तो बताइए किस प्रकार के कॉन्ट्रासेप्शन का वह उपयोग करता है? टर्मिनल मेथड में, बैरियर मेथड में, हार्मोनल मेथड या फिर केमिकल मेथड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 बैरियर मेथड। ठीक है, कॉन्डोम्स जो हैं मेल या फीमेल, वह किस प्रकार का मेथड होता है? बैरियर मेथड। और टर्मिनल मेथड में क्या आता है? इसमें आता है ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। और हार्मोनल मेथड में आएगा, क्या आएगा हार्मोनल मेथड में? हार्मोनल मेथड में आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई हैं। ठीक है, और ऑप्शन 4 है केमिकल मेथड में क्या आता है? फॉर्म है, जेली है, सब आता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का बैरियर मेथड में कौन से आते हैं? कॉन्डोम्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पिल? निम्न में से किस गोली का उपयोग करके सहवास के बाद गर्भ निरोधक प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के बाद। ऑप्शन 1 है माला डी, ऑप्शन 2 है माला एन, ऑप्शन 3 है माइक्रोपिल, ऑप्शन 4 है लिवोनॉर्जेस्ट्रल। क्या करते हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के बाद किस गोली का उपयोग करते हैं? वो है लिवोनॉर्जेस्ट्रल, लिवोनॉर्जेस्ट्रल। ठीक है, लिवोनॉर्जेस्ट्रल टैबलेट्स का उपयोग करते हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के बाद। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरल अबॉर्टिफिशिएंट? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक गर्भपात है? ओरल अबॉर्टिफिशिएंट। ऑप्शन 1 है लिवोनॉर्जेस्ट्रल, ऑप्शन 2 है मेफेप्रिस्टोन, ऑप्शन 3 है एथिनाइल स्ट्रेडियोल, ऑप्शन 4 है माला एन। तो ओरल अबॉर्टिफिशिएंट जो होता है, मतलब कौन सी जो टैबलेट होती है जिसको खाने से, ओरली लेने से गर्भपात होता है, वह टैबलेट होती है मेफेप्रिस्टोन। कौन सी? मेफेप्रिस्टोन टैबलेट होती है वो। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ओरल अबॉर्टिफिशिएंट टैबलेट कौन सी है? मेफेप्रिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड? ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन 2 है मेनोपॉज, ऑप्शन 3 है डिस्मेनोरिया, ऑप्शन 4 है मेनार्की। तो बताइए, इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, बताइए कौन सा होगा? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन 2 है मेनोपॉज, ऑप्शन 3 है डिस्मेनोरिया या ऑप्शन 4 है मेनार्की। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 4 मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? मेनार्की। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। डिस्मेनोरिया क्या होता है? इसमें पेनफुल होता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन एज पर द NHM गाइडलाइंस? NHM के गाइडलाइन के अनुसार एक महिला की नसबंदी की एक मानक जो एज है वो कितनी है? ऑप्शन 1 है बिलो द एज ऑफ 49 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 22 ईयर, ऑप्शन 2 है बिलो द एज ऑफ 30 ईयर एंड अबव द एज ऑफ 20 ईयर, ऑप्शन 3 है बिलो द एज ऑफ 40 ईयर एंड अबव द एज ऑफ 30 ईयर, फोर्थ है बिलो द एज ऑफ 50 ईयर एंड अबव द एज ऑफ 40 ईयर। बताइए ऐसा कौन सी एज ग्रुप है जिसमें महिला का
स्टरलाइजेशन एक NHM गाइडलाइन के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक लेडीज़ है जिसकी उम्र 22 साल से ज़्यादा हो और 49 से कम हो, उसका स्टरलाइजेशन एक NHM गाइडलाइन के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर रिकमेंडिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फैमिली प्लानिंग टू ए 26-year-old woman, द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वुड लुक फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक 26 वर्षीय महिला के परिवार नियोजन के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की रिकमेंड किया गया है करने से पहले एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर निम्न में से किस संकेत के लक्षणों का तलाश करेगा? ऑप्शन 1 है डिस्मेनोरिया, ऑप्शन 2 है एनीमिया, ऑप्शन 3 है हाइपरटेंशन, ऑप्शन 4 है एक्निया वल्गैरिस। बताइए, किसी लेडीज़ को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रिकमेंड करने से पहले एक CHO मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन से साइन सिम्टम्स का देखेगा? डिस्मेनोरिया, एनीमिया, हाइपरटेंशन या फिर एक्ने वल्गैरिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हाइपरटेंशन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देने से पहले वह देखेगा कि उसका हाइपरटेंशन BP हाई तो नहीं है कहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी टिल बेबी अटेन ए वेट ऑफ। बच्चे का वजन कितना हो जाने तक कंगारू मदर केयर की ज़रूरत होती है? ऑप्शन 1 है 1500 ग्राम, ऑप्शन 2 है 2000 ग्राम, ऑप्शन 3 है 2500 ग्राम और ऑप्शन 4 है 3000 ग्राम। तब 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो और 3 किलो ना। 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg और 3 kg। बताइए, कितना ग्राम वेट होने तक बच्चे को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कितना? 2500 ग्राम, मतलब 2 kg एंड 500 ग्राम वेट होने तक कंगारू मदर केयर दी जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास देखेंगे कल। ठीक है, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लस अटेंड करें और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।